डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम पार्लियामेंट को स्टडी कर रहे थे। नेशनल असेंबली और सेनेट, उनकी कंपोजिशन को हमने स्टडी किया था। आज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कानून साजी पार्लियामेंट में कैसे होती है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हाउस की, पार्लियामेंट की प्रिविलेज की बात कर लूं। उसको सर्टेन लॉ ने प्रिविलेजेस दी हुई हैं। आर्टिकल 69 में पार्लियामेंट की प्रिविलेज के मुतल्लिक बात की गई है और 66 में मेंबर्स की प्रिविलेज की बात की गई है। कानून के मुताबिक कोई भी कार्रवाई जो पार्लियामेंट में की होगी उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। Validity of any proceeding of Majlis-e-Shura shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। कि कोई प्रोसीजर में, तरीक़ेकार में बेज़ाब्तगी हो गई है, इस चीज़ को बुनियाद बना के जब असेंबली ने कोई कार्रवाई की होगी तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह नो ऑफिसर or member of Majlis-e-Shura in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating the procedure or the conduct of the business or for maintaining the order in Majlis-e-Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। तो कानूनी लिहाज से ये कार्रवाई जो भी हाउस की है, आइन कहता है कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसी तरह मेंबर्स को भी सर्टेन फ्रीडम्स, सर्टेन इम्यूनिटीज, सर्टेन प्रिविलेजेस और पावर्स आइन ने कॉन्फर की हैं और रूल्स के मुताबिक देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मजलिस-ए-शुरा and no member shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Majlis-e-Shura, and no person shall be so liable in respect of a publication by or under the authority of the Majlis-e-Shura of any report, paper, votes or proceeding जो कार्रवाई की गई हो। तो इन नटशल कि ये क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उसने जो पावर्स अपनी एक्सरसाइज की हैं, जो आइन ने उसको दी थी, या प्रोसीजर जो हाउस के वर्क का था, बिजनेस का, उसमें क्या अडॉप्ट किया गया। तो इन चीज़ों को आप, इनकी वैलिडिटी को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। इसी तरह किसी मेंबर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कि उसने हाउस में क्या बोला था, क्या स्पीच की थी, जो कुछ भी उसने कहा है, जो वोट दिया है, उसको भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और कमेटी की प्रोसीडिंग, जो हाउस की कमेटीज होती हैं, उनमें भी अगर उसने कोई स्पीच की है, कोई वोट दिया है, कार्रवाई में शरीक हुआ है, उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर किसी जर्नल में या हाउस के अंदर उसकी स्पीच जो है उसकी रिपोर्ट हुई है, पब्लिकेशन हुई है, और उसमें कोई ऐसे रिमार्क्स हैं जो डेफेमेटरी हो सकते हैं, डेरोगेटरी हो सकते हैं, तो उनको बुनियाद बना के उस मेंबर के खिलाफ जो उसने हाउस में स्पीच की थी कोई प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं की जा सकती। ये थोड़ी उसकी मेंबर्स की प्रिविलेज की बात थी, बल्कि प्रिविलेजेस की बात थी। अब हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं कि कानून साजी का अमल जो है वो पार्लियामेंट, जो उसका बुनियादी फरीजा है, वो कैसे सरअंजाम देती है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो कानून साजी का आगाज जो है वो बिल की सूरत में होता है। बिल क्या है? एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल।
यानी जो कानून बना है वो तजवीज़ उसके अंदर डिस्टिंक्ट प्रोविजंस होती हैं, उसको हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। या ये एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस से भी पास हो जाए, प्रेसिडेंट की असेंट भी आ जाए, तो यही बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। अब ये बिल जो होते हैं जिनके मुतल्लिक कानून साजी की जाती है, ये ओरिजिनल बिल भी हो सकता है, यानी उस तरह का पहले कोई कानून मौजूद नहीं था, ऐसे को हम कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल बिल है, पहली दफ़ा उस तरह का लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। पहले से मौजूद कानून में अमेंडमेंट की सूरत हाल हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं कि लॉ अमेंडिंग बिल था। इसी तरह मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स की सूरत में, अलग अलग सूरत में कवानीन मौजूद थे, उनको इकट्ठा करना था, उसको हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेटिंग बिल था, यानी उनको जकजा करने वाला बिल था। इसी तरह कोई ऑर्डिनेंस की, किसी लॉ की कोई मुद्दत एक्सपायर हो रही है, उसको एक्सटेंड करना या जारी रखना रिक्वायर्ड है, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक्सपायरिंग लॉज कंटिनेंस बिल्स, यानी उनको जारी रखने वाला बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे। और सबसे अहम मनी और फाइनेंशियल बिल्स, जिसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है वो भी आती है। बिल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्रपोजल है, अब प्रपोजल सर्टेन किस्म के बिल, खासकर जिनमें फाइनेंशियल मैटर होंगे, मनी बिल होंगे, उनको तो गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। दूसरा बिल जो है वो गवर्नमेंट का बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर का बिल भी हो सकता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है वो हाउस में कोई 10 डेज का नोटिस देके और उस नोटिस के साथ 3 कॉपीज बिल की लगा के इंट्रोड्यूस करवा सकता है। वो भी उन्हीं प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरेगा। अगर मंजूर हो गया तो वो भी लॉ बन सकता है। तो ये हुई बिल की बात कि बिल का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा, तो इसकी आपको वजाहत की कि बिल जो है ये कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई गैस का बिल नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, यानी जिसको कानून बनाया जाना है। जब किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, यानी मंजूरी के लिए पेश होगा, तो उस मरले पर इसको लॉ नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। तो बिल जो है कानून साजी का, ये दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, कौन से दोनों हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो आइदर हाउस में ये शुरू हो सकता है, इट मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, यानी दोनों में से किसी भी हाउस में ये शुरू हो सकता है। अब यानी सेनेट में भी शुरू हो सकता है, मां सवाए मनी बिल। मनी बिल का प्रोसीजर थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मनी बिल जो है वो सेनेट में ओरिजिनेट नहीं हो सकता, बल्कि वो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, और नेशनल असेंबली की मंजूरी से ही वो आगे कानून के लिए बढ़ेगा। वो सेनेट की मंजूरी उस पर रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन जब मनी बिल जो है वो ओरिजिनेट होगा, तो उसकी एक कॉपी जो है वो सेनेट में भेजी जाएगी। उसकी डिटेल्स भी अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम सादा बिल, यानी जिसमें हुकूम का माली मामलात का कोई अमल दखल नहीं है, आम कानून है, ऑर्डिनरी लॉ है, सजाओं का कानून हो सकता है, सिटीजन्स को राइट्स देने का लॉ हो सकता है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन को कोई फंक्शन सर अंजाम देने के लिए एम्पावर करना, या किसी ऐसी अथॉरिटी को जो है वो वजूद में लाने के हवाले से हो सकता है। तो कोई भी लॉ जो रिक्वायर्ड है वो बिल की सूरत में, यानी आइदर हाउस से मराद नेशनल असेंबली में भी शुरू हो सकता है, सेनेट में भी शुरू हो सकता है। तो जिधर भी जिसका इजलास हो रहा होगा, जिधर गवर्नमेंट कन्वीनियंट समझेगी, उस बिल को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। और उस बिल को जब एक हाउस पास कर देगा, अब पास करने के भी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट रीडिंग जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इब्तदाई तौर पर, फिर सेकंड रीडिंग,
सेकंड रीडिंग उसकी तमाम अमेंडमेंट्स, उसकी तमाम आर्गूमेंट्स उस लॉ के खिलाफ या लॉ के बनने के हक में जो होते हैं, वो सारी स्क्रूटनी के बाद वो फिर हाउस में थर्ड रीडिंग के लिए आता है। थर्ड रीडिंग में ये सेकंड रीडिंग में क्लास टू क्लास उसके सारे का जायजा लिया जा सकता है। ये कमेटी के सुपुर्द भी किया जा सकता है, पूरा हाउस भी उसका जायजा ले सकता है। तो कमेटी के सुपुर्द भी है तो उसने क्लास बाय क्लास उसकी रीडिंग की, उसका जायजा लिया। अगर किसी ने अमेंडमेंट प्रपोज की थी तो उन अमेंडमेंट को उसके अंदर मुनासिब समझा तो इनकॉर्पोरेट किया। फिर थर्ड रीडिंग उसकी मंजूरी की होती है तो वो मंजूर हो जाता है उस हाउस से। उसकी हम बात कर रहे हैं कि जब हाउस जो है इन स्टेजेस से बिल गुजर के एक हाउस पास कर देगा तो इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। यानी नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, दैट बिल टू बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। नेशनल असेंबली का पास कर दिया था तो सेनेट में चला जाएगा, सेनेट में शुरू हुआ था तो सेनेट ने पास कर दिया है तो नेशनल असेंबली में चला जाएगा। अब वो दूसरा हाउस भी अगर उसको पास कर दे इसी तरीके से तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट की असेंट का प्रोसीजर भी हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कितने दिनों में आइन ने कहा है कि असेंट देगा या उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस के पास भेज देगा, या ये कि बिल को उसके पास भेजेगा कौन। दोनों हाउसेस जो हैं वो अलग अलग भेजेंगे या एक हाउस भेजेगा, ये भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन अभी हम दोबारा आपके सामने मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं ताकि उसकी तरतीब आपके ज़हन में ठीक हो जाए कि इट मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। किसी भी हाउस में बिल जो है वो शुरू हो सकता है और जब एक हाउस उसको पास कर देगा तो दूसरे हाउस में चला जाएगा और दूसरा हाउस भी उसको पास कर दे तो फिर बिल जो है वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अब अगर दूसरे हाउस के पास जो बिल भेजा गया है, फर्ज किया जिस हालत में पहले हाउस ने उसको पास किया था, दूसरा हाउस उस हालत में उस बिल को पास नहीं करता, मराद ये कि उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो अमेंडमेंट करके पास करता है तो फिर ये बिल किधर जाएगा, ये पहले हाउस के पास चला जाएगा। यानी जिसमें ये शुरू हुआ था उसने जिस हालत में पास किया था, दूसरे हाउस ने अगर तो उसको उसी हालत में पास कर दिया होता तो ये प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता। लेकिन उसने अमेंडमेंट कर दी तो चूंकि अमेंडमेंट तो पहले हाउस ने नहीं मंजूर की थी, इसलिए इसको फिर सेकंड हाउस यानी जिसमें पहले की मंजूरी के बाद दूसरे हाउस में गया था, उसने जो अमेंडमेंट की हुई हैं उनकी मंजूरी के लिए ये फिर पहले हाउस में चला जाएगा। अब पहला हाउस अगर उसको मंजूर कर लेता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाएगा। अब एक तीसरी सूरत हाल भी हो सकती है, वो ये कि पहले हाउस ने मंजूर करके दूसरे हाउस में जब भेजा था तो उसने जा तो उसको रिजेक्ट कर दिया, जा उसको ज़ेरे गौर ही नहीं लाया, उस पर कोई तहर्रक नहीं किया। तो फिर इस पर जिस हाउस ने इस बिल को ओरिजिनेट किया था उसके कहने पर जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, यानी मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट। और एक दूसरी सूरत भी जिस तरह भाई हमने पहले जिक्र किया था कि पहले हाउस से मंजूर हो के दूसरे हाउस में आया और दूसरे हाउस ने उसमें अमेंडमेंट्स कर दी, तो जाहिर है इन अमेंडमेंट्स की वजह से फिर उसको पहले हाउस में जाना पड़ेगा, इसलिए कि पहले हाउस ने तो वो अमेंडमेंट्स नहीं मंजूर की थी, उसने तो उसकी ओरिजिनल सूरत में मंजूर किया था। अब अमेंडमेंट की मंजूरी के लिए फिर वो पहले हाउस के पास जाएगा, अब उस हाउस को वो अमेंडमेंट्स जो हैं उनकी मंजूरी वो हाउस नहीं देता, तो ऐसी सूरत में भी उसकी जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग को मुश्तरका इजलास कहते हैं, ये प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, ठीक है, उस हाउस की रिक्वेस्ट पर जिसमें बिल ये ओरिजिनेट हुआ था।
तो जॉइंट सिटिंग में वो बिल ज़ेर गौर आता है और अगर उसको मंजूर कर लिया जाए, यानी मेजॉरिटी जो उस दिन मेंबरान की मुश्तरका तौर पर बैठी हुई थी, उनकी अक्सरियत, जो सिटिंग मेंबर थे, अक्सरियत उस बिल के हक में वोट दे दे तो वो मंजूर हो जाएगा और जॉइंट सिटिंग के मंजूर करदा बिल को समझा जाएगा कि जैसे दोनों हाउसेज ने अलग अलग उसको पास कर दिया, तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए वो बिल जो है वो चला जाएगा। तो ये लेजिस्लेशन का जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो मनी बिल नहीं है, ठीक है। मनी बिल क्या होगा अभी मैं उसको भी डिफाइन करता हूँ, बल्कि आइन से उसकी डेफिनेशन आपके सामने मैं पढ़ूंगा कि भी मनी बिल आइन किसको कहता है और उसका प्रोसीजर अलग से क्यों है। तो जॉइंट सिटिंग की मंजूरी के बाद फिर अब जॉइंट सिटिंग में मंजूरी जो है कब करवाने की जरूरत पड़ेगी, ये आपके ज़हन में बात जो है वो वाज़ेह रहनी चाहिए कि अगर हाउसेस के दरमियान किसी बिल के पास करने के हवाले से डेडलॉक है, यानी जिस सूरत में एक पास करता है दूसरा उस सूरत में पास नहीं करता, वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवा देता है और जिस हाउस ने पहले उसको पास किया था वो उन अमेंडमेंट्स को मंजूर नहीं करता, या एक हाउस का मंजूर करदा बिल दूसरे हाउस में जब जाता है तो वो उसको क्या करता है कि रिजेक्ट कर देता है, या जब वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो 90 डेज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये 90 डेज आइन ने खुद उसके अंदर मुतय्यन किए हुए हैं, क्लास 3 के अंदर आर्टिकल 70 के अंदर 90 डेज का जिक्र है। तो फिर ये जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। जॉइंट सिटिंग के बाद जब ये मंजूर होगा हाउस जो है, अब जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, स्पीकर साहब उसको प्रिजाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग को, और जो वोट लोग देंगे उस दिन हाउस में मौजूद होंगे, उनकी अक्सरियत जब जिस तरफ वोट देगी बिल के हक में देगी तो समझा जाएगा कि बिल मंजूर हो गया और प्रेसिडेंट के पास ये असेंट के लिए चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो मनी बिल है उस पर प्रोसीजर ये नहीं है। कौन सा प्रोसीजर नहीं है? जो हमने बात का यहाँ से आगाज किया था, बात का आगाज कहाँ से किया था कि ए बिल मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। उसमें हमने कहा था कि मां सवाए मनी बिल की, यानी मनी बिल इन आइदर हाउस शुरू नहीं हो सकता। तो मनी बिल किधर शुरू हो सकता है? आइन का आर्टिकल 73 इसकी बात करता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70 ए मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। मनी बिल जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली में शुरू हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट simultaneously when a money bill including finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendation thereon to the National Assembly. कि जब ये नेशनल असेंबली में शुरू होगा तो उसी वक्त उसके साथ ही उसकी एक कॉपी जो है वो सेनेट को भेज दी जाएगी। तो सेनेट में उस पर गौर खोज करने के बाद विदिन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर वो अपनी सिफारिशात, यानी उसमें कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीलियां सेनेट अगर समझता है कि होनी चाहिए, तो वो चूंकि फाइनेंस बिल पर या मनी बिल पर उसको डायरेक्ट पास करने के हवाले से तो आइन ने ज्यूरिस्डिक्शन नहीं दी, कंसिडरेशन की दी है, प्रपोजल्स की, सिफारिशात की दी है, तो वो करके सिफारिशात जो भी उस पर जेर गौर करेगा 14 दिन के अंदर अंदर वो भेज देगा किसको? नेशनल असेंबली। क्या? सिफारिशात अपनी। लेकिन बिल किधर ओरिजिनेट हुआ था? नेशनल असेंबली। उसको पास किसने करना है? सिर्फ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट। जो सिफारिशात सेनेट ने भेजी हैं उनको जेर गौर लाएगा। And after the bill has been passed by the Assembly with or without incorporating the recommendation of the Senate, Senate ने जो सिफारिशात की थी
उनको शामिल करके या उसके बगैर जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, चूंकि नेशनल असेंबली ने ही उसको पास करना है, तो वो फुली आइन के तहत एम्पावर्ड है। उसको ये प्रिविलेज, ये स्टेटस, ये जुरिस्डिक्शन हासिल है, इख्तियार हासिल है कि उसको असल हालत में पास कर दे, या अगर समझे कि सेनेट की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशात हैं, उनमें वजन है, वो बेहतर हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट भी कर सकती है, शामिल भी कर सकती है। और मनी बिल फिर जब नेशनल असेंबली पास कर देगी तो वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाएगा। आपके ज़हन में सवाल उठा होगा कि ये मनी बिल का जिक्र तो आ रहा है, मनी बिल किसको कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मनी बिल जो है, जिसको हम मनी बिल कहते हैं, अगर उसके अंदर ऐसी शिकें शामिल हैं, कौन सी शिकें? द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के नाफिज करने के हवाले से, उसको ख़त्म करने के हवाले से, उसमें कमी करने के हवाले से, रद्द-ओ-बदल करने के हवाले से, या उसकी रेगुलेशन के हवाले से, यानी टैक्स से रिलेटेड कोई लॉ है तो वो मनी बिल है। उसमें कमी करना हो, उसमें इजाफा करना हो, उसमें बिल्कुल उसको ख़त्म करना हो, या उसकी ज़ब्ताबंदी करनी हो, टैक्स की बात हो, तो ऐसा बिल मनी बिल हो। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से रकूम का उधार लेना, द बोरिंग ऑफ द मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है, कोई लोन लिया है, किसी ने उसकी गारंटी दी, और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या उसकी जो माली जिम्मेदारियां हैं उनमें रद्दोबदल से रिलेटेड लॉ है, तो ये शिकें भी ऐसी अगर किसी बिल में शामिल होंगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मनी बिल। इसी तरह फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है, उसकी कस्टडी का लॉ हो, उसमें रकूम का आना, पेमेंट्स इनटू, या उससे रकम का इशू किया जाना, द इशू ऑफ द मनीज फ्रॉम द फंड, यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में रकूम का इकट्ठा करना, उससे खर्च करना, उससे रिलेटेड कोई भी बात हो, उसकी कस्टडी से रिलेटेड बात हो, तो किसी भी ऐसे बिल को हम, जिसके अंदर इस तरह की प्रोविजंस होंगी, इस तरह की शिकें होंगी, उसको क्या कहेंगे? वो भी मनी बिल है। इसी तरह imposition of a charge upon the federal consolidated fund or abolition or alteration of any such charge, अगर ये शिकें हैं तो वो भी मनी बिल है। इसी तरह receipt of the money on account of the public accounts of the federation, the custody or issue of such monies, पब्लिक अकाउंट्स में रकूम का आना, उनसे इशू करना, और उनकी कस्टडी के हवाले से अगर कोई बात होगी तो वो भी मनी बिल होगा। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर ऐसा कोई लॉ होगा, ऐसी शिकें उसमें शामिल होंगी, तो वो बिल भी क्या कहेगा? कहलाएगा मनी बिल। अब मनी बिल के हवाले से ये, यानी इस तरह की अगर उसके अंदर प्रोविजन है, शिकें हैं, तो वो बिल मनी बिल करार पा जाएगा। और मनी बिल को पास करने के लिए किसको इख्तियार है? सिर्फ नेशनल असेंबली को। सेनेट उसमें अपनी सिफारिशात 14 दिन के अंदर अंदर रद्दोबदल के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए कर सकता है। आज खुद मंजूरी नहीं दे सकता, सिफारिशात कर सकता है नेशनल असेंबली को। अब अगर ये सवाल उठे, एतराज उठे कि वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, इसका डिसीजन कौन करेगा? तो इसका डिसीजन स्पीकर करेगा, यानी वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर शैल बी द फाइनल इन दिस रिगार्ड। उसी को लॉ जो है वो फॉलो करेगा।
वो जो भी राय देगा। अब ये मनी बिल जो है वो चूंकि एक ही हाउस का पास करदा है, तो इसके साथ स्पीकर साहब जो हैं वो एक सर्टिफिकेट देंगे। एवरी मनी बिल presented to the president for assent shall bear a certificate under the hands of the speaker of the National Assembly that it is a money bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be called in question. उस बिल के साथ ये लगा होगा ताकि प्रेसिडेंट साहब को ये मालूम हो सके कि ये एक ही हाउस ने पास करना था, यह मनी बिल था, और इसलिए असेंट के लिए उनके पास ये आया है। इस पर कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकता कि क्यों स्पीकर साहब ने इसको मनी बिल के तौर पर ट्रीट कर दिया। ये जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है ये भी फाइनल होगा। बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन भी स्पीकर का, और उसके साथ जो सर्टिफिकेट लगा दिया गया कि ये मनी बिल है, उसको भी किसी भी कोर्ट में कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उस पर किसी को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। आइन ने उसको खत्मी रखा हुआ है। अब जो मनी बिल होगा, फाइनेंशियल मैटर होंगे, वो बिल, वैसे तो कोई बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन ये जो मनी बिल होगा या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो, a money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public accounts of the federation or affect the coinage or currency of the Pakistan or the constitution or function of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in Majlis-e-Shura except by or with the consent of the federal government. तो अगर माली मामलात होंगे, रकूम का खर्च करना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होगा या स्टेट बैंक की साख, उसके अंदर कोई रद्दोबदल होगा या उसके फंक्शन के हवाले से, तो ऐसे बिल को कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। ये गवर्नमेंट की कंसेंट से, गवर्नमेंट की रजामंदी से ये बिल जो है वो आएगा। अब मनी बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो, यानी कोई दूसरी लॉ की प्रपोजल हो, जिस हाउस में शुरू हुआ था बिल उसने पास कर दिया, तो अब भी वो बिल ही है, लेकिन उस हाउस का पास करदा बिल है। दूसरे हाउस में ट्रांसमिट हो गया, उसने पास कर दिया, अब भी वो बिल ही है, लॉ नहीं अभी बना, बिल ही है। हम उसको कह सकते हैं कि बोथ हाउसेस का पास करदा बिल है। या अगर उस पर कोई डेडलॉक आ गया था दोनों हाउसेस के दरमियान, तो जॉइंट सिटिंग ने पास कर दिया है, तो भी जॉइंट सिटिंग का वो पास करदा बिल है। या मनी बिल है तो उसको नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है, तो भी अब वो बिल है। यानी उस पर स्पीकर का सर्टिफिकेट लग के सदर साहब के पास जब पहुंचा है, तो सर्टिफिकेट लगे हुआ होने के बावजूद वो क्या है, लॉ नहीं है, बिल है। तो लॉ कब बनेगा, ठीक है। और हम इस पर ये लगातार जिक्र करते रहे हैं कि पास करने के बाद उसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज दिया जाएगा, रजामंदी के लिए भेज दिया जाएगा। आर्टिकल 75 असेंट की वजाहत करता है, कितने दिनों में असेंट हो जानी चाहिए, उसकी बात करता है। When a bill is presented to the president for assent, रजामंदी के लिए जब भेजा जाएगा, यानी ऑर्डिनरी बिल था तो दोनों हाउसेस का पास करदा असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास चला गया, या मनी बिल था तो नेशनल असेंबली ने पास कर दिया और स्पीकर ने सर्टिफिकेट उसके साथ लगा दिया कि ये मनी बिल है, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days, सदर उस पर 10 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, असेंट टू द बिल, बिल पर अपनी रजामंदी दे देगा। या और इन केस ऑफ ए बिल अदर देन ए मनी बिल, यानी मनी बिल पर तो ऊपर वाली बात ही कि रजामंदी दे देगा, या दूसरी सूरत ये कि अगर मनी बिल नहीं था, मनी बिल के अलावा दीगर बिल पर भी या तो रजामंदी दे सकता है, या उनमें क्या कर सकता है, रिटर्न द बिल
to the Majlis Shura. Majlis Shura को बिल वापस कर देगा with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. मैसेज आ जाएगा कि इस सारे बिल पर दोबारा गौर करो या कोई स्पेसिफाइड अमेंडमेंट प्रेसिडेंट साहब उसमें प्रपोज कर रहे हैं, पार्ट प्रपोज कर रहे हैं, उस पर गौर किया जाए. ये वापस कर दिया. When the president has returned a bill to the Majlis Shura, it shall be reconsidered by Majlis Shura in joint sitting. जब दोबारा गौर के लिए वापस जाएगा तो वो जॉइंट सिटिंग में, मनी बिल नहीं जाएगा, ठीक है, उस पर वो सेंट दे देंगे, बकाया को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे और रिकंसिडरेशन उसकी किधर होगी? जॉइंट सिटिंग में. एंड इफ इट इज अगेन पास विद और विदाउट अमेंडमेंट, यानी तरमीम जो स्पेसिफाई की थी प्रेसिडेंट साहब ने उसके साथ मंजूर कर लिया जॉइंट सिटिंग में, या जिस तरह का ओरिजिनल फॉर्म में था उसी तरह ही उसको मंजूर कर लिया जॉइंट सिटिंग में. बाय द मजलिस शुरा, बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, it shall be deemed for the purposes of the constitution to have been passed by both houses. जॉइंट सिटिंग में कंसीडर हुआ, लेकिन आइन के नुक्ता नजर से अब इसको समझ लिया जाएगा कि दोनों हाउसेस ने जैसे अलग अलग इसको पास किया. एंड shall be presented to the president, फिर वो सदर को भेज दिया जाएगा. एंड president shall give his assent within 10 days. 10 दिन के अंदर अंदर. कौन से बिल की अब बात हो रही है? जो रजामंदी के लिए सदर साहब के पास किया था, लेकिन उन्होंने हाउस को वापस लौटा दिया था, मजलिस शुरा को वापस लौटा दिया था फॉर रिकंसिडरेशन. सारे बिल की रिकंसिडरेशन के लिए या उसकी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोविजन या स्पेसिफाइड अमेंडमेंट की कंसिडरेशन के लिए. उन चीजों को जेरे गौर लाने के बाद हाउस ने जा तो जिस तरह पहले पास शुदा था उसी ओरिजिनल फॉर्म में ही उसको दोबारा पास कर दिया, या उसके अंदर अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर दी. अब सदर साहब के पास जब जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब आइन के मुताबिक अब पाबंद हैं कि भाई उस पर असेंट दें. लेकिन अगर वो असेंट ना दे तो फिर आइन ने दूसरा तरीका बताया है कि फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन. फिर आज खुद समझ लिया जाएगा कि असेंट हो गई है, यानी कंसिडरेशन के बाद दोबारा जब आएगा सदर के पास, सदर या तो 10 दिन के अंदर अंदर रजामंदी दे देंगे या आइन ने फर्ज कर लिया है कि रजामंदी हो गई है. अगर नहीं दी तो जब रजामंदी सदर की हो जाएगी, असेंट हो जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा? यानी सीधा ही आते ही बिल जब दोनों हाउसेस के पास करदा थे तो 10 दिन के अंदर अंदर रजामंदी दे दी, तो या रिकंसिडरेशन के लिए कहा था तो दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद मंजूर होके आ गया है तो अब असेंट हो गई है. असेंट हो जाने के बाद क्या होगा? When president has assented or is deemed to have assented, जो दूसरा था कि भाई अगर 10 दिन के अंदर अंदर रिकंसिडरेशन के बाद आए हुए बिल पर नहीं दी तो आइन समझ लिया जाएगा, आइन तौर पर समझ लिया जाएगा कि असेंट हो गए. उसको कहा गया है कि डीम टू हैव असेंटेड टू ए बिल, इट शैल बिकम लॉ. फिर ये कानून बनेगा. तो हाउसेस के पास करने से आज खुद लॉ नहीं बन गया था, उसका स्टेटस बिल का पासशुदा बिल का स्टेटस बन गया था, लेकिन उसके लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की रजामंदी जरूरी है. और जब वो असेंट दे देगा तो इट शैल बिकम लॉ. तो इस लॉ को क्या कहा जाएगा? एंड बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ द मजलिस शुरा. ये पार्लियामेंट का एक्ट करार पाएगा. इसको पार्लियामेंट का पासशुदा एक्ट कहते हैं. जो मुख्तलिफ इनेक्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ एक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, वो इस प्रोसीजर से गुजर के लॉ बने हुए होते हैं. नो एक्ट ऑफ मजलिस शुरा and no provisions in any such act shall be invalid
by reason only that some recommendation, previous sanction, or consent required by the Constitution was not given, if that act was assented to in accordance with the Constitution. आइन के मुताबिक उस पर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है तो वो एक्ट जो है अब इस बुनियाद पर उसको इनवैलिड नहीं कहा जाएगा कि भाई वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी बॉडी की पहले सिफारिशात रिक्वायर्ड थी या किसी की पहले मंजूरी उस पर रिक्वायर्ड थी या कंसेंट रिक्वायर्ड थी, तो वो लिए बगैर, वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर ही बिल जो था वो हाउस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। जब हाउसेस में इंट्रोड्यूस होने के बाद बिल मंजूर होके सदर के पास पहुंच गए हैं तो सदर ने असेंट दे दी है और वो एक्ट बन गया है, तो पलट के पहले वाले प्रोसीजर को अब बुनियाद बना के उस एक्ट को इनवैलिड नहीं कहा जाएगा। अब बिल बाज़ ऐसा हो सकता है कि एक हाउस में बिल आया था तो उसका इजलास मुलतवी हो गया, या किसी हाउस की नेशनल असेंबली थी तो वो डिसॉल्व हो गई, एक्सपायर हो गई। तो इस नुक्ते नज़र से बिल का क्या बनेगा? क्या दोबारा लाना पड़ेगा, लैप्स कर जाएगा या पेंडिंग ही समझा जाएगा? ये आर्टिकल आइन का 76 जो है उसके मुताबिक बात करता है कि बिल पेंडिंग इन आइदर हाउस shall not lapse by reason of the prorogation of the house. हाउस का इजलास बर्खास्त हो जाने से जो बिल उसमें पेंडिंग था वो लैप्स नहीं कर जाएगा, यानी खत्म नहीं हो जाएगा, उसको पेंडिंग ही शुमार किया जाएगा। जब भी इजलास दोबारा होगा उसको दोबारा टेकअप कर लिया जाएगा। अगर हाउस के एजेंडे पर वो आ गया तो इजलास मुलतवी हो जाने से उसकी हैसियत जो है वो खत्म नहीं होती। A bill pending in the Senate which has not been passed by the National Assembly shall not lapse on the dissolution of National Assembly. इसी तरह नेशनल असेंबली का पास करदा बिल था, पेंडिंग इन सेनेट में पेंडिंग था, लेकिन उसको नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया हुआ था। ठीक है, पास किया हुआ तो फिर उसकी दूसरी सूरत होगी। सेनेट में पेंडिंग था, नेशनल असेंबली में पास नहीं हुआ, ना नेशनल असेंबली में अभी वो गया है, तो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, पार्लियामेंट का एक हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाए, तो पार्लियामेंट अब नामुकम्मल है, सेनेट ही है, लेकिन सेनेट के अंदर पेंडिंग बिल लैप्स नहीं करेगा, पेंडिंग रहेगा। ठीक है, a bill pending in the National Assembly or a bill which having been passed by the National Assembly is pending in the Senate shall lapse on the dissolution of National Assembly. नेशनल असेंबली में जो बिल पेंडिंग था या नेशनल असेंबली ने उसको पास किया हुआ था तो किधर पेंडिंग था? सेनेट में पेंडिंग था, वो लैप्स कर जाएगा अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। इसकी विजडम ये है कि जिस नेशनल असेंबली में वो ओरिजिनेट हुआ था, जिसने उसको पास किया था, ठीक है, अब वो हाउस नहीं रहा, इसलिए वो बिल लैप्स कर जाएगा। नया हाउस आया तो वो उसका जायजा ले लेगा। मुल्क के अंदर रियासत में किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर, एक्ट के बगैर नाफिज नहीं किया जा सकता। नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द मजलिस शुरा। तो लॉ के बगैर टैक्स नाफिज नहीं किया जा सकता। अब हम आज के लेक्चर को यहीं तक महदूद करते हैं, इसका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट टाइम एनुअल बजट स्टेटमेंट की बात करेंगे और उसके साथ ये फाइनेंशियल प्रोसीजर को थोड़ा देखेंगे।